पिछले वीडियो में षष्ठभुज की सहायता से हम लोग कई सूत्रों को बनाए थे, इसलिए यह षष्ठभुज बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए इसको बनाने का प्रयास आप लोग कई बार करेंगे, कई बार बनाएंगे और कई बार इसकी सहायता से स्वतः अपने से बनाकर सभी सूत्रों को लिखने का प्रयास करेंगे। इस तरह से जब आप कई बार इस प्रक्रिया को करेंगे तो यह आप कभी भूल नहीं पाएंगे। जब चाहेंगे तब ऐसे बना करके और सभी सूत्रों का इजाद स्वतः कर लेंगे। आइए एक और प्रकार के सूत्र इससे बनते हैं, उसको देखते हैं हम लोग। देखिए अब इसमें क्या करना है, किसी भी लगातार तीन में से किनारे पर स्थित दो का गुणनफल जो होता है सो बीच वाले के बराबर होता है। किसी भी लगातार तीन त्रिकोणमितीय अनुपात में से किसी भी किनारे पर स्थित दो त्रिकोणमितीय अनुपातों का जब गुना करते हैं तो बीच वाला त्रिकोणमितीय अनुपात प्राप्त होता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि टेन थीटा गुने कॉस थीटा बराबर साइन थीटा। अब इस तीन को लेते हैं हम लोग, तो साइन थीटा गुने कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा। फिर अगले तीन को लेते हैं, अब इस तीन को लेते हैं, यानी कॉस थीटा गुने कॉसेक थीटा बराबर कॉट थीटा। उसी प्रकार से अगर अगले तीन को ले हम लोग तो कॉट थीटा गुने सेक थीटा बराबर कॉसेक थीटा। फिर अगले तीन को अगर लेते हैं हम लोग तो कॉसेक थीटा गुने टेन थीटा बराबर सेक थीटा। यानी कहने का तात्पर्य है कि किसी भी लगातार जब तीन को लेंगे एक साथ तो किनारे पर स्थित दो त्रिकोणमितीय अनुपातों का गुणनफल जो होगा वह बीच वाले के बराबर होगा। इसलिए सेक थीटा गुने साइन थीटा बराबर टेन थीटा। तो इस प्रकार से 6 और नए सूत्र बन गए। अब हम लोग क्या हमने जो ये सूत्र बनाया है यह सही है या ऐसे ही बना दिया? आइए इसकी जांच करके देख लेते हैं हम लोग। तो जांच करने के लिए इसमें से किसी भी एक को उठाते हैं, इसी को उठा लेते हैं। कॉस थीटा गुने कॉसेक थीटा बराबर कॉट थीटा। तो देखते हैं हम लोग, कॉस थीटा गुने कॉसेक थीटा। तो आप लोग पढ़ चुके हैं कि कॉस थीटा बराबर बी बटा एच होता है। तो कॉस थीटा का मान हम लिख दिए यहाँ पे बी बटा एच। कॉसेक थीटा का मान होता है एच बटा पी, तो गुने हो गया एच बटा पी। तो एच से एच कट गया, तो अब b में एक से गुना कर देंगे b और बटा हो गया p। तो b बटा p किसके बराबर होता है देखे तो यहाँ, तो b बटा p जो है सो कॉट थीटा के बराबर है, बराबर हो गया कॉट थीटा। इस प्रकार से देखिए तो हमारा सिद्ध हो गया ना, कॉस थीटा गुने कॉसेक थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉस थीटा गुने कॉसेक थीटा बराबर कॉट थीटा आ गया ना। फिर इसी प्रकार से एक और सिद्ध करके देखते हैं हम लोग, इसको देखते हैं। कॉसेक थीटा गुने टेन थीटा। तो कॉसेक थीटा का सूत्र अभी हमने देखा था कि h बटा p है, तो h बटा p रखते हैं। और गुने टेन थीटा का सूत्र क्या है, p बटा b है, तो यहाँ p बटा b रखते हैं। p से p कैंसिल हो गया, कट गया, अब बच गया ऊपर h और नीचे p। h बटा b किसका सूत्र है जी, h बटा b सेक थीटा का सूत्र है, बराबर हो गया सेक थीटा। सेक थीटा, तो सेक थीटा हो गया ना, इसका मतलब ये भी सही है। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि आप लोग अभी तक जितना पढ़े इस सारे चीज को अपने कॉपी में नोट करें और बार बार इसे पढ़ें, देखें, तो आपका कॉन्सेप्ट और बेहतर होगा और बेहतर ढंग से आप इसको समझ पाएंगे और समझकर इसे और आगे बढ़ा पाएंगे। यानी कहने का तात्पर्य है कि आपके लिए त्रिकोणमिति जो अध्याय है बहुत आसान हो जाएगा अगर आप इसको बार बार देखते हैं, समझते हैं और इस
यह षष्ठभुज जो है, जो इसका पूरा अकेले यानी कि अकेले बहुत सारे सूत्रों का निर्माण करा देता है, बस एंटी क्लॉकवाइज चलने से क्लॉकवाइज चलने से या ऐसे 3 को लगातार लेकर के बनाने से, इस प्रकार से, या ऐसे डायगोनली यानी आमने सामने के शीर्षों पर उपस्थित त्रिकोणमितीय अनुपातों को गुना करने से एक आता है, या कई सारे सूत्रों को बनाने में हमारा यह मदद किया। यानी कहने का अर्थ है 6 दूनी 12, 12 फिर उसके बाद 6 18, इसके बाद फिर 27 सूत्रों को बनाने में अकेले यह षष्ठभुज हमारी मदद किया है। और इसके बाद पंडित बद्री प्रसाद हरहर बोल की सहायता से जो सूत्र हम लोग ज्ञात किए हैं, यह हमें इस त्रिकोणमिति के सभी सूत्रों को एकदम आसानी से समझ पाने हमारी मदद करेगा। इसलिए आप इन्हें भूलेंगे नहीं, बार बार बनाएंगे, बार बार उसको समझ करके बिना देखे सूत्रों को बनाने का खुद से प्रयास करेंगे, प्रयास करके पीछे बनाए हुए सूत्र से मिलाएंगे, मिला करके चेक करेंगे। जब आप इसको बार बार बनाएंगे, एकदम आसानी से सब चीज आप समझ पाएंगे। फिर आगे बढ़ाते हैं इसको। अभी हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं। त्रिकोणमिति की समकोण त्रिभुज के बगैर कल्पना नहीं की जा सकती है, और समकोण त्रिभुज की जब भी चर्चा होती है तो पाइथागोरस प्रमेय की चर्चा करना नितांत आवश्यक हो जाता है। पाइथागोरस प्रमेय के बगैर समकोण त्रिभुज के विषय में बेहतर ढंग से जान पाना संभव नहीं है। इसलिए आइए थोड़ा सा पहले पाइथागोरस प्रमेय की चर्चा कर लेते हैं, फिर इस चैप्टर को और आगे बढ़ाएंगे हम लोग। देखते हैं, महान गणितज्ञ पाइथागोरस ने बताया था कि किसी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, अर्थात समकोण त्रिभुज अगर हम बनाते हैं, अगर समकोण त्रिभुज बनाते हैं हम लोग, तो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी कोण समकोण होती है, अर्थात 90 डिग्री की होती है। और 9th क्लास के ज्यामिति में हम लोग पढ़े हैं कि किसी त्रिभुज के सबसे बड़े कोण की सम्मुख भुजा सबसे बड़ी होती है, इसलिए इस त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण 90 डिग्री का है, इसलिए इसके सामने की भुजा सबसे बड़ी है, जिसे हम लोग कर्ण नाम से जानते हैं। इसको इंग्लिश में हाइपोटेनस कहा जाता है। तो सबसे बड़ी भुजा कौन है? कर्ण। तो वही दिया है, पाइथागोरस महोदय ने बताया कि किसी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा अर्थात कर्ण का वर्ग शेष 2 छोटी भुजाओं मतलब लंब और आधार। अब एक तो कर्ण हो गया, और इन दोनों में से कोई एक लंब और कोई एक आधार हो सकता है। यह कोण के बदलने के ऊपर निर्भर करता है। कौन सी के लिए चर्चा करें अगर हम, तो यह लंब और यह आधार, कोण एक के लिए चर्चा करें तो यह लंब और यह आधार हो जाता है। यानी कि कोण के बदलने से लंब और आधार बदल जाता है। इसलिए दोनों में से यानी कि 2 भुजाओं जो छोटी भुजाएं हैं, उसमें एक लंब और दूसरा आधार के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। पाइथागोरस ने बताया था। अब आइए, तो इसी कोण के लिए तत्काल हम चलते हैं। इस कोण का मान थीटा मान लेते हैं, और इसके सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं, जिसको परपेंडिकुलर कहा जाता है, पी से सूचित किया जाता है। बीसी को आधार मान लेते हैं, जिसको बेस कहा जाता है, इसलिए इसको बी से सूचित किया जाता है। तो उन्होंने बताया था कि सबसे बड़ी भुजा के कर्ण का वर्ग बराबर 2 छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, अर्थात लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग, आधार का वर्ग। अब इसी को अगर इन छोटे शब्दों में लिख दें तो h स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। इसलिए h बराबर, अगर स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरे बगल क्या हो जाता है, दूसरे साइड में रूट लग जाता है, वर्गमूल लग जाता है, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाता है। तो इस प्रकार से अगर हम चाहें कर्ण को ज्ञात करना तो कर्ण बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाता है। इसी प्रकार अगर हम लंब निकालना चाहें तो इस बी स्क्वायर जो इधर प्लस में इधर भेज देंगे तो माइनस में चला आएगा, यानी एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। और इसका स्क्वायर जब हटाएंगे, स्क्वायर जब भेजेंगे तो ये रूट में बदल जाएगा। तो इस प्रकार से p का मान निकल जाएगा। तो कर्ण बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और लंब बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी प्रकार से अगर हम लोग b ज्ञात करना चाहें कि आधार क्या है,
तो पी स्क्वायर लंब स्क्वायर जो इधर है प्लस में इधर भेजेंगे तो माइनस में चला जाएगा, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो गया, और इसका स्क्वायर जब हटाएंगे तो यहाँ के इस पर रूट में बदल जाएगा। तो इस प्रकार बी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग यानी कि पाइथागोरस प्रमेय अर्थात कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जो आधार का वर्ग, इसकी सहायता से हम लोग कर्ण निकालना, लंब निकालना और आधार निकालना सीख गए। अब क्योंकि इस चैप्टर का यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय वस्तु है, इसको जानना बहुत जरूरी है। आइए एक दो इस पे उदाहरण मैं देता हूं, उदाहरण को पहले समझते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। आइए एक उदाहरण लेते हैं हम लोग। एक समकोण त्रिभुज है एबीसी, जिसका कोण भी समकोण है, यह 6 सेम लंबा है, यह 8 सेम लंबा है भुजा, और कोण सी के लिए हम लोग कर्ण ज्ञात करना है कि नहीं, इसमें कोण सी के लिए देख रहे हैं हम लोग, और निकालना है कर्ण इसमें कि कर्ण की लंबाई एसी की लंबाई क्या है। पाइथागोरस प्रमेय में हम लोग पढ़े हैं कि कर्ण बराबर क्या होता है कि लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर। कर्ण ज्ञात करना है हमें, अर्थात एसी ज्ञात करना है, तो सीधे हम लिखेंगे एसी बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, अर्थात ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए बी का मान यहाँ 8 है, तो 8 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 6 का स्क्वायर कर देंगे, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36, जोड़ देंगे हो जाएगा 100, और 100 का वर्गमूल निकालेंगे हम लोग, यानी 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5 बराबर 2 गुने 5 बराबर 10। तो 10 cm इस भुजा की लंबाई हो जाएगी और कर्ण हम लोग जान जाएंगे। तो इसी प्रकार से इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं ऐसे कि किसी समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं दे दी गई हैं और उसके आधार पर विभिन्न त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात करना होता है, तो उसकी सहायता से हम लोग ज्ञात करते हैं। एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं हम लोग, एबीसी नाम इसका देते हैं, और यहाँ कोण सी जो है सो थीटा है। इसके बाद इस कोण को हम समान रखते हैं और इसकी भुजाओं को बड़ा करते हैं। इसकी भुजाओं को हम क्या करते हैं, बड़ा कर देते हैं। तो भुजा इसकी बड़ी हो गई, तो इसके भुजाओं के बड़े होने से, इसके भुजाओं के बड़े होने से क्या त्रिकोणमितीय अनुपात पर कोई फर्क पड़ेगा? इसे और बड़ा कर देते हैं हम लोग, और बड़ा कर देते हैं। तो क्या इसके भुजाओं के बड़े हो जाने से त्रिकोणमितीय अनुपात पर फर्क पड़ेगा? तो हम जानेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? तो त्रिकोणमितीय अनुपात जो है, जैसे मान लीजिए कि मैं साइन सी का मान अगर लिखता हूं या साइन थीटा अगर लिखूं, तो लंब बटा कर्ण होगा। लंब क्या है? ए बी, और कर्ण क्या है? ए सी। ठीक है, तो यह जो है त्रिकोणमितीय अनुपात, अनुपात शब्द बताता है कि यहां पर इसके उभयनिष्ठ गुणनखंडों को लुप्त करके लिखा गया है। यानी ए बी बटा ए सी जो है, इसके उभयनिष्ठ गुणनखंड को लुप्त कर दिया जाता है, तो अनुपात बनता है। तो यहाँ ए बी बटा ए सी जब करेंगे तो इसमें जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है उसको लुप्त कर देंगे हम। अब देखिए, जब उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया, ये लुप्त हो गया, आगे जब बढ़ते हैं तो जैसे इसकी भुजाओं को बड़ा कर देते हैं, भुजाओं को बड़ा कर देने से इसके कोण के मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यह कोण थीटा था, तो इस त्रिभुज के लिए भी देखें तो यह कोण थीटा ही है। यह 90 डिग्री का है तो यह कोण भी 90 डिग्री का ही है। उसी प्रकार से इस बड़े त्रिभुज के लिए देखें तो यह कोण 90 का है, यह कोण इसके लिए थीटा ही है। तो बड़े वाले त्रिभुज में भी
और यह कोण जो है सो त्रिभुज के तीनों कोणों का जो फल 180 डिग्री होता है। जब दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा कोण स्वतः ही बराबर हो जाता है। और अध्याय 6 में एक प्रमेय पढ़ना है, समरूप त्रिभुज नामक अध्याय में एक प्रमेय पढ़ना है कि यदि दो त्रिभुजों के कोण अगर समान हो, अर्थात दो त्रिभुज अगर समान कोणिक हो, तो वे दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, अर्थात उनकी भुजाएं समानुपाती होती हैं। अर्थात इनके भुजाओं के मान के बड़े हो जाने से इनके भुजाओं के अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कोण इसका स्थिर रहता है। अगर इस प्रकार से बनने वाला कितना भी बड़ा त्रिभुज हम क्यों ना बना दें, कितना भी बड़ा त्रिभुज क्यों ना बना दें, लेकिन इसके भुजाओं के अनुपात में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इस प्रकार बने सभी त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं और समरूप त्रिभुज की भुजाएं समानुपाती होती हैं। और भुजाओं के अनुपात में जब कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो त्रिकोणमितीय अनुपात के मान में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अर्थात अगर कोण स्थिर रहे तो त्रिभुज को कितना भी बड़ा क्यों न कर दिया जाए या कितना भी छोटा क्यों न कर दिया जाए, उसका अनुपात हमेशा समान रहेगा। तो ये चीज हमें बता रहा है कि अगर त्रिभुज का अगर कोण अगर स्थिर हो तो भुजाओं के बड़ा या छोटा हो जाने से या त्रिभुज का आकार बड़ा या छोटा हो जाने से त्रिकोणमितीय अनुपात के मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आप इसको नोट्स स्वरूप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं कि यदि कोण समान बना रहता हो तो एक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों में त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयों के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर कोण समान बना रहे, कोण में कोई परिवर्तन नहीं हो, तो त्रिभुज की भुजाएं चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो जाए, त्रिभुज के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आप इसको कॉपी में लिख ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर अगला देखते हैं। दूसरा नंबर नोट है, सुविधा के लिए साइन ए का होल स्क्वायर कॉस ए का होल स्क्वायर आदि के स्थान पर साइन स्क्वायर ए लिखा जाता है। यानी कहने का अर्थ है कि बार बार साइन ए फिर कोष्ठ में डालकर स्क्वायर लिखें, तो इससे बेहतर है कि इसको साइन स्क्वायर ए लिख देना। इसकी अपेक्षा यह आसानी से लिखा जा सकता है, इसको लिखने में कम समय खर्च होगा। उसी प्रकार से कॉस ए का होल स्क्वायर लिखने से बेहतर है कॉस स्क्वायर ए लिख देना। इसकी अपेक्षा इसमें कम समय लगेगा, आसानी से लिख देंगे। सुविधा के लिए हम लोग साइन ए के होल स्क्वायर के जगह पर साइन स्क्वायर ए लिखते हैं। लेकिन अगर कॉसेक ए है तो हम चाहें कि कॉसेक ए जो होता है साइन का अपोजिट होता है, उल्टा होता है, तो हम चाहें इसे लिखने के लिए तो साइन ए का घात -1 करके अगर लिखना चाहें, यानी कहने का अर्थ है कि कॉसेक ए बराबर 1/साइन ए पढ़े हम लोग, तो यह जब ऊपर आएगा तो इसका घात माइनस में हो जाएगा, यानी साइन ए का घात माइनस में हो जाएगा नहीं। तो इसके अनुसार अगर हम यह लिख दें साइन -1, यानी कि साइन का घात -1 अर्थात, तो यह गलत हो जाएगा, क्योंकि इसे हम लोग साइन इनवर्स ए कहते हैं और जिसका अर्थ साइन ए के घात -1 से काफी भिन्न होता है। तो वही लिखा गया यहाँ पे कि परंतु कॉसेक ए बराबर साइन ए का घात -1 लिखा जाएगा, जो अगर साइन -1 ए ऐसे लिख दिया जाए तो इसको साइन इनवर्स ए पढ़ा जाता है, जो इसके बराबर नहीं होता है। इसका अर्थ इससे काफी भिन्न होता है। तो इसे आप लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, जब अगले क्लास में जाएंगे आप लोग तो इसका अर्थ समझ जाएंगे वहां। तब तक के लिए आप लोग बस इतना जानिए कि इसको लिखना हो तो ऐसा लिख सकते हैं, या लिखना गलत हो जाएगा। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं तो साइन इनवर्स ए कहा जाता है। साइन इनवर्स ए का एक अलग अर्थ होता है, तो इसे भी आप लोग कॉपी में लिख दें। और यह केवल इन्हीं के लिए नहीं, प्रत्येक त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए लागू है। अगला नोट, प्रतीक साइन ए का प्रयोग कोने के साइन के संक्षिप्त रूप में किया गया है। यानी कि साइन ए का जो हम लोग प्रयोग करते हैं वह कोण ए के साइन ए के संक्षिप्त रूप में इसका प्रयोग किया गया है। यहां साइन ए जो है साइन और ए का गुणनफल नहीं होता है,
गुणनफल नहीं है। एक से अलग रहकर साइन का कोई अपना अर्थ नहीं होता है। अगर देखा जाए त्रिकोणमिति में तो इस कोण ए से अलग रहकर साइन का कोई अपना विशेष महत्व, कोई अर्थ इसका नहीं होता है। इसलिए यह साइन और ए जो है, साइन ए यानी कि साइन ए साइन और ए का गुणनफल नहीं है। इसी प्रकार अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों के लिए भी है, जैसे कॉस ए कॉस और ए का गुणनफल नहीं है, टेन ए टेन और ए का गुणनफल नहीं है। तो इस प्रकार से यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसको भी कॉपी में नोट कर लेंगे आप लोग। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। अगर मान लिए कि इस कोण के लिए चर्चा करते हैं हम लोग ए बी सी, तो इस कोण के लिए अगर साइन थीटा का अगर हम मान लिखते हैं तो ए बी बटा ए सी होगा, यानी लंब बटा कर्ण होगा। साइन थीटा का मान लंब बटा कर्ण होगा और कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है, अर्थात हर इसका अंश से बड़ा है, अर्थात इसका मान सदा एक से छोटा होगा। साइन थीटा का मान सदा एक से छोटा होगा। उसी प्रकार से कॉस थीटा भी आधार बटा कर्ण होता है, यदि बीसी बटा एसी होता है। कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है तो इसका मान भी सदा एक से छोटा होगा। विशेष परिस्थिति में अगर चर्चा करें, मान लीजिए कि यह कोण बड़ा होकर 90 डिग्री हो जाता है, अर्थात दोनों इसी रेखा पर जो उपस्थित हो जाएगा, तो वैसी परिस्थिति में साइन थीटा का मान 1 के बराबर हो सकता है या कॉस थीटा का मान 1 के बराबर हो सकता है। उसी प्रकार से अगर हम सोचें कि साइन का जो उल्टा है कोसेक थीटा, इसका मान जो होता है कर्ण बटा लंब होता है, यानी AC बटा AB हो गया, तो इसका मान सदा 1 से बड़ा होगा। इसका मान सदा 1 से बड़ा होगा। या विशेष परिस्थिति में जैसे इसको अगर 90 डिग्री बना दे, तो ये संभव ही नहीं है कि किसी एक त्रिभुज में दो को 90 डिग्री का हो जाए, तो फिर भी आदमी कल्पना करते हैं हम कि कहीं दोनों एक ही पे उपस्थित हो जाए, त्रिभुज बना गए, संपाती रेखा हो जाए। फिर भी कल्पना करते हैं हम लोग कि अगर विशेष परिस्थिति में जाकर के यह कोसेक थीटा जो होगा सो 1 के बराबर या 1 से बड़ा ही होगा, कभी भी 1 से छोटा नहीं हो सकता है। उसी प्रकार से सेक थीटा के लिए भी हम सोच सकते हैं कि AC और बटा BC, तो यह भी हमेशा 1 से बड़ा होगा या विशेष परिस्थिति में 1 के बराबर हो सकता है। लेकिन वही टेन थीटा के लिए अगर हम लोग सोचें तो टेन थीटा AB बटा BC होता है, लंब बटा आधार होता है। यह 1 से बड़ा भी हो सकता है। लंब बटा आधार होता है तो लंब और आधार में कभी लंब बड़ा होता है, कभी आधार बड़ा होता है। ये दोनों में से कोई भी बड़ा या छोटा हो सकता है। तो टेन थीटा का मान 1 से छोटा भी होता है, 1 से बड़ा भी होता है, और जब दोनों बराबर हो जाए तो 1 के बराबर भी हो सकता है। तो टेन थीटा और कॉट थीटा का मान जो है वह 1 से बड़ा, टेन थीटा और कॉट थीटा का मान वह 1 से बड़ा, 1 से छोटा और 1 के बराबर भी हो सकता है। लेकिन वही साइन थीटा और कॉस थीटा का मान हमेशा 1 से छोटा रहेगा या विशेष परिस्थिति में 1 के बराबर होगा। उसी प्रकार से कोसेक थीटा और सेक थीटा का मान हमेशा 1 से बड़ा रहेगा या विशेष परिस्थिति में 1 के बराबर होगा। और टेन थीटा का मान वह 1 से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, 1 के बराबर भी हो सकता है। अब देखिएगा, तो इसी को नोट के रूप में लिख लिए हैं कि समकोण त्रिभुज में कर्ण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा होती है, इसलिए साइन ए या कॉस ए का मान सदा ही 1 से कम होता है या विशेष स्थिति में 1 के बराबर होता है। इसको भी आप लोग नोट के रूप में अपने कॉपी में लिख सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।